Hello everyone, this is Manoj Kumar and you are watching Physics Guru M Kumar। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 12 और आज बात करेंगे तीसरे केस की, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसा बिंदु जो न अच्छी स्थिति में है और न निरक्षीय स्थिति में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए क्या सिचुएशन है उसकी, स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, दिस वन -q प्लस q, ये पॉइंट O, इसका मिड पॉइंट। ओके, ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। अब बात करते हैं जनरल पॉइंट की। तो जनरल पॉइंट देखें, यहां लेते हैं तो वो हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में, यहां लेते हैं तो हो जाएगा अच्छी स्थिति में। तो हम न लंब रेखा पर ले रहे हैं न क्षैतिज रेखा पर ले रहे हैं, हटके ले रहे हैं किसी एक पॉइंट पर। जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया P। अब इसको यहां मिलाया जाए, देखिए इसको यहां मिला दिया तो अब ये जो पॉइंट है वो न तो निरक्षीय स्थिति में रहा न अच्छी स्थिति में रहा। तो ये है जनरल पॉइंट, जो कि यहां से कितना एंगल बना रहा है, द्विध्रुव की अक्ष से थीटा, और मिड पॉइंट से उसके मध्य बिंदु से कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस कितना है, r है, O से लेके P तक का। तो अब यहां तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक जानकारी होनी चाहिए द्विध्रुव आघूर्ण की, जो हम पीछे दे चुके हैं, वो कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा ऋण q से प्लस q की ओर होती है। तो जैसे ये जो डाइपोल है हमारे पास, जो द्विध्रुव है, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इस डायरेक्शन में होगा। ये कितना होगा इसका द्विध्रुव आघूर्ण, p, वेक्टर p। तो इस द्विध्रुव को हम दो घटकों में तोड़ लेते हैं। एक ऐसा घटक जो इस रेखा के अनुदिश हो और इस रेखा के लंबवत हो, यानी इस बिंदु को हम अच्छी और निरक्षीय स्थिति में कन्वर्ट करने के लिए इस वेक्टर को दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो वो द्विध्रुव आघूर्ण के टुकड़े, जो दो टुकड़े मिलेंगे, वो इसी को व्यक्त करेंगे। तो दो द्विध्रुव आघूर्णों में टूट जाएगा ये। एक तो इसके लंबवत, यानी एक तो हमने इधर तोड़ दिया, ठीक, एक द्विध्रुव ये हो गया हमारे पास। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B था, तो इसके लंबवत एक टुकड़ा, जैसे घटक वियोजित करते हैं वेक्टर के, वैसे ही कर रहे हैं। ये A' या A1 B1 मान लेते हैं, नीचे लिखता हूं B1। तो देखें ऋण Q तो यहीं रहेगा, आवेश नहीं बदलेंगे, और प्लस Q यहीं रहेगा। तो इसका जो डाइपोल होगा, जो घटक आएगा, वो इस दिशा में होगा ऋण से प्लस की ओर ही। दूसरा घटक इसका इसके अनुदिश, ये आपस में भी लंबवत हो गए दोनों। A2 B2 एक डाइपोल ये बन गया। तो इस डाइपोल को हमने दो घटकों में विभाजित कर लिया, एक डाइपोल ये और एक डाइपोल ये, दो डाइपोल दिख रहे हैं। अब ये कोण थीटा है, तो थीटा एंगल की तरफ इस डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट आता है वो कॉस आता है। तो इसका ये जो घटक हमें मिला, इसका डाइपोल मूवमेंट ऋण से, ये ऋण Q, ये ऋण एक ही साइड में रहेंगे, प्लस एक साइड में रहेंगे। तो ऋण Q से प्लस Q की ओर ये डाइपोल हुआ। कितना हुआ ये भाई, डाइपोल कितना था, P, डाइपोल मूवमेंट जो था वो P था, द्विध्रुव आघूर्ण, उसका थीटा कोण पर जब घटक निकालोगे तो क्या मिलेगा, P cos थीटा। सिंपल, जैसे अभी हमने बताया था, दो वेक्टर तोड़ते हैं, ए cos थीटा और ए sin थीटा। ऐसे ही P के दो टुकड़े किए, एक P cos थीटा, दो घटक वियोजित किए, और इस दिशा में इधर कोण नहीं है तो इधर P sin थीटा। तो अब इस द्विध्रुव को न देखकर ये दो द्विध्रुव देखेंगे और इन दोनों से जो तीव्रता निकलेगी उसका परिणामी निकाल लेंगे। वही हमें इस द्विध्रुव से किसी भी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगी। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी।
चूंकि थोड़ी सी अलग हटके बात है, मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं। हमारे पास जो द्विध्रुव था उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण था P, वो इस दिशा में था। अब हमने इसको दो ऐसे घटकों में तोड़ा कि एक घटक तो इस रेखा के लंबवत रहे और एक घटक इसके अनुदिश रहे, और ये कोण थीटा है ही। तो इस P का इस दिशा में P cos थीटा घटक और लंब दिशा में P sin थीटा घटक। क्लियर हो गई होगी बात। जैसे हमारे पास ये वेक्टर ए होता है, ठीक, ये कोण थीटा होता है, तो इस दिशा में जो घटक आता है इसका वो a cos थीटा आता है, वहां P है, P cos थीटा हो गया, और इसके लंब दिशा में कितना आता है, a sin थीटा आता है। तो यही कंसेप्ट यहां लगा दिया है, नो प्रॉब्लम। अब इन दोनों द्विध्रुव आघूर्ण से देखते हैं। देखिए एक a1 b1 से देखते हैं, किसके कारण देख रहे हैं, a1 b1 के कारण। बहुत संक्षेप में लिख रहा हूं भाषा। तो जो a1 b1 हमारा द्विध्रुव है, तो a1 b1 देखें। अब हम बाकी का कुछ नहीं देख रहे, केवल ये देख रहे हैं, बाकी का सब हटा दीजिए, केवल ये चीज देख रहे हैं ये, और जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P sin थीटा। तो देखें इस डाइपोल के लिए ये लंब रेखा है, तो ये कौन सी स्थिति हुई, निरक्षीय। देखें इस P में और इस P में अंतर मत करना, ये पॉइंट है P, ये हमारा कैपिटल P है भाई, बनाने में एक से बन जाते हैं, ये कैपिटल। और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो छोटा P होता है भाई, छोटा P दोनों तरीके से लिख जाता है, ऐसे भी। तो ये छोटा P है, दरअसल ये दोनों में अंतर रखना, ये डाइपोल मोमेंट स्मॉल p होता है। ये तो पॉइंट है P हमारा, बिंदु है, इसको और कोई बिंदु मान सकते थे, Q मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस द्विध्रुव के कारण ये बिंदु निरक्षीय स्थिति में हुआ, और कितनी दूरी पर हुआ, ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक r है, वो मैंने एरो नहीं बनाया है, ये एरो, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में है, तो निरक्षीय स्थिति वाला सूत्र लगाएंगे, तो E1 इसके कारण जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, निरक्षीय स्थिति में कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, बोले भाई P/RQ। P/RQ होता है, P क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण, लेकिन यहाँ द्विध्रुव हमारा ये है और उसका आघूर्ण कितना है, P sin थीटा। तो P की जगह क्या लिखेंगे, P sin थीटा बटे डिस्टेंस कितना है, r ही है, तो सिंपली RQ। और अच्छी स्थिति में जो, वो निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो किधर होती है, पिछले लेक्चर में पढ़ा, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। तो देखें द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में है, तो तीव्रता इसी के समांतर विपरीत दिशा में होगी। ये तीव्रता हुई, कितनी हुई, ये तीव्रता होगी, निरक्षीय स्थिति में है, तो a1 b1 के कारण है, तो इसको मान लिया हमने E1, ये तीव्रता आ गई इस आघूर्ण के कारण, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। अब दूसरा हमारे पास ये है a2 b2, तो a2 b2 के कारण जो तीव्रता होगी E2 बराबर 1/, ये इसके लिए देखें, ये इसकी अक्ष है, अच्छी स्थिति में हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, अच्छी स्थिति वाला सूत्र 2p/RQ होता है, 2p, लेकिन इसका p कितना है, P cos थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2p cos थीटा बटे डिस्टेंस, यहीं से नापी जाती है मिड पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस r ही है, तो RQ। अच्छी और निरक्षीय स्थिति वाला सूत्र लगा करके हमने दोनों तीव्रताएं निकाल ली। और ये जो अच्छी स्थिति में तीव्रता होती है वो किस दिशा में होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। तो द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में है, तो इसी दिशा में होगी, दैट इज E2 आ गया हमारे पास, दिस वन E2, ये E2 की दिशा हो गई। अब यहाँ पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, ये दोनों देखें लंबवत हैं, ये लंबवत हैं, तो इन दोनों वेक्टर का परिणामी कैसे निकलेगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, जब दो वेक्टर 90 अंश के कोण पर होते हैं तो √a² प्लस b² करते हैं, तो E बराबर कितना मिल जाएगा, √E1² प्लस E2²। ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिख देता हूं, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तीव्रता परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, तो E बराबर √E1² करिए। तो देखें जो कॉमन है उसे हम बाहर ही कर लेते हैं,
और बाकी के टर्म्स को अंदर कर देंगे। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो अभी मैं ये नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे फिर कॉमन लेके फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर ही आ जाएगा। तो देखो एक तो ये कॉमन है, पी कॉमन है, आर क्यू कॉमन है, ये सब बाहर आ गए। तो क्या बचा, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर क्यू, ये दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर लिख दिए। अंडर रूट के अंदर क्या रह गया, तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का वर्ग, भाई साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचा 2 cos थीटा, और बाकी का कॉमन था वो बाहर आ गया, बराबर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर क्यू। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा। अब ये वही ट्रिग्नोमेट्री आ गई। त्रिकोणमिति में आपने ऐसे व्यंजक बहुत हल किए हैं, वही इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है मैथमेटिक्स की। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए आइडेंटिटी मिलेगी हमें बहुत इंटरेस्टिंग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर क्यू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, एक cos स्क्वायर थीटा इसमें से ले लिया तो कितने बचे, भाई 4 कबूतर थे, एक कबूतर इस कमरे में कर लिया तो उधर दूसरे कमरे में रह गए 3 कबूतर, 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आइडेंटिटी सब ने पढ़ी है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा रोचक, कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है और सबको पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। पहले इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसकी जगह अब 1 लिख देते हैं, तो हमारा जो फाइनल व्यंजक आएगा आगे क्या रह जाएगा, ये तो रहेगा ही अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। तो मैं इसको अब इनकी तो देखो अभी जरूरत पड़ेगी, ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं दिस वन। तो यहां देखें अब ये जो है इसकी जगह 1 लिखते हैं, ये P था यहाँ, ये E था, तो E बराबर इसे अलग कर देते हैं। इसके बाद यहां है ये E बराबर कितना रह गया, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जिस तरीके से लिखते आए हैं। फॉर्मूले अब तक कैसे याद किए हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम अलग रखते थे, अलग रख लिया, इतने पद को P बचा, यहां लिख दिया P अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यू। ये और ये एक ही बात है, बस टर्म्स को इधर उधर लिख के वही जो अब तक शेप पढ़ते आए हैं उसी शेप में ले आए हैं। तो ये हमें क्या मिल गया, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वही थोड़ा साफ नहीं नजर आ रहा था, P था यहाँ स्क्वायर, ये व्यंजक हमें मिल गया। ये किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। अब बात करेंगे दिशा किधर होगी, ये आपके पास नोट है ही। अब दिशा की बात करते हैं, तो इस टर्म को और नोट कर लीजिए आप जल्दी से। अब देखें, जब दो वेक्टर किसी एंगल पर होते हैं तो उनका परिणामी कितने एंगल पर होगा, इसको देखने के लिए मान लीजिए इसका परिणामी इनके बीच में ही आएगा, यहां कहीं आएगा। मान लीजिए ये आ रहा है E, हमारा वेक्टर E कितने एंगल पर आ रहा है, E2 से अल्फा एंगल। तो इस अल्फा का मान निकाल लें कितने एंगल पर होगा। अगर ये दोनों बराबर होते E1 और E2, E1 और E2 बराबर होते तो मिडिल में ही आता 45 अंश पर, लेकिन ये बराबर नहीं है तो कुछ एंगल पर आएगा। तो इस एंगल को कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, स्पेस कम है तो ऊपर वाला हेडिंग लगा देते हैं
सही तरीके से करते हैं इसको। ये आप लोगों के पास नोट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखें मैं साफ साफ लिखता हूं E2। देखें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। जैसे ये दो वेक्टर हैं, एक है E1 और एक है E2, तो इसके समांतर रेखा यहां से खींचेंगे और यहां से इसके समांतर रेखा खींचेंगे, तो जहां काटेंगे उसको विकर्ण को मिलाते हुए ये जो आया यही हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर E परिणाम। तो यहां से अब अल्फा निकालेंगे। तो देखिए अब tan अल्फा लगाते हैं, यहां क्या लगा देंगे, tan अल्फा। ये आप लोगों के पास नोट है ही, इनकी अभी जरूरत है इसलिए नहीं हटाया है। फिगर थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ये पॉइंट P हो गया और कोई चीज छूटी तो नहीं है, वो मैं देख लेता हूं। ठीक है, E1 है, E2 है, तो इसको अब देखते हैं। tan अल्फा, दिशा देखने के लिए tan लेते हैं, तो अल्फा पता लग जाएगा, दिशा पता लग जाएगी कि E2 वेक्टर से इतने कोण पर है परिणामी क्षेत्र, ये दिशा हो जाएगी, तो वो एंगल निकालना है। तो इस त्रिभुज में देखें दिस वन, देखिए दिस tan अल्फा बराबर, ये लंब खींचे हैं, ये 90 का एंगल है, ये आपस में परपेंडिकुलर थे तो आयत ही बनेगा। तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो इस एंगल के लिए लंब ये हुआ और ये वेक्टर इसके बराबर होगा, यानी E1 के। बात समझ रहे हैं, क्लियर हो रही है बात या नहीं। tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, और इसके लिए लंब हो गया ये वाला वेक्टर यानी E1 का परिमाण, तो E1 बटे आधार कितना हुआ, दिस वन E2। अब E1 E2 की वैल्यू हमारे पास ये है ही, यहां पुट करते हैं, तो बराबर इसी लाइन में आगे लिखता हूं स्पेस की वजह से। तो देखें ये तो काट ही देता हूं मैं, जब अपॉन करेंगे तो ये टर्म तो कटना ही है, ठीक है, ये वाला पद इससे कट जाएगा और आप लोग लिखना पूरी वैल्यू ये लिखेंगे अपॉन पूरी वैल्यू ये लिखेंगे, फिर काट देंगे। तो मैं यही समझा देता हूं, ये इससे कट जाएगा, P से P कट जाएगा, RQ से RQ कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे बचेगा 2 cos थीटा। क्या बचेगा, साइन थीटा बटे नीचे बचेगा 2 cos थीटा। लिख लेंगे ना इसको, पूरी वैल्यू लिखेंगे, E1 की है E2 की है, काट के ही आ जाएगा। तो क्या आ गया, 1/2 tan थीटा, ये आ गई tan अल्फा की वैल्यू। तो इससे एंगल पता लग जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, दिशा हो गई, सारी बातें हो गई। ये किसी भी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई पॉइंट समझ में ना आया हो और एक बार मैं चेक कर लेता हूं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया होगा आप लोगों ने। गाड़ी चल रही है, सीटी बजा रही है, अब भी आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। तो खैर, कम टू द पॉइंट। अब ये देखते हैं कि जो हमारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी किसी भी बिंदु पर, तो क्या वो वैलिड है, अच्छी स्थिति में भी और निरक्षी स्थिति में भी। तो फिर लौट के चलते हैं वहीं, भाई लौटना तो पड़ता है बार बार। तो देखें जो परिणामी तीव्रता आई थी वैद्युत क्षेत्र की, फिर वापस चलते हैं, कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन RQ। ये हमारा फॉर्मूला था किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब बात करते हैं क्या ये अच्छी स्थिति में लागू होगा या नहीं, चेक करना है। अच्छी स्थिति में चेक कर लेते हैं भाई, गलत तो नहीं हुआ है कहीं।
अपनी संतुष्टि भी जरूरी है, क्योंकि विश्वास तो खुद पर भी नहीं होता। तो अच्छी स्थिति में देखिए, अगर मान लो ये पॉइंट इस लाइन पर होता, यानी यहां होता, तो वो अच्छी स्थिति में होता। यानी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस लाइन में है, ये पॉइंट जब यहां से घूम के यहां आना है तो ये रेखा घूम के यहां आ गई। यानी ये जो थीटा बन रहा था, ये दिस वन, ध्यान से समझे, ये जो थीटा बनना था वो अब कितना हो गया, घटता जा रहा, इसी लाइन पर आ गया। दैट इज थीटा इक्वल्स टू हो गया 0। अब यहां 0 रखिए, क्या होता है देखें अच्छी स्थिति में, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0, और cos 0 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर 1 अपॉन आर क्यूब। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखें समझ लें। cos स्क्वायर 0 1 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 रह गया, 3 और 1 ऐड होके 4 हो गया, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो केवल क्या बचा, हल हो गए 2, तो 2p हो गया। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर क्यूब। इज दैट क्लियर? तो देखें यही हमने पढ़ा था, विचार कीजिए, जरा सोचिए, पेज पलट के देखिए, कॉपी में देखें, अच्छी स्थिति में हमने यही तीव्रता निकाली थी, बिल्कुल सेम आई है, यानी ये हमारा फॉर्मूला सही है। अभी आधी बात हुई है, निरक्षी में और चेक कर लेते हैं। आप कहोगे सर आपने तो एक ही स्थिति में चेक करके हमें बहला दिया। ऐसा नहीं है भाई, संतुष्ट करेंगे पूरा। निरक्षीय स्थिति, अब चलिए, निरक्षीय स्थिति कब होती है, हमारा द्विध्रुव ये था ए बी, मूल तो यही था, इसको थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। आप जब बनाएं तो इसको गाढ़ा बना लेना, डार्क अलग से दिखे, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल डाइपोल था वो ये था। ये तो इसके हमने कंपोनेंट निकाले थे, घटकों में विभाजित किया था। दिस वन इज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखें निरक्षीय स्थिति कब होती, जब वो पॉइंट P, ये जो पॉइंट है P हमारा इस रेखा पर आ जाता है, यहां घूम के यहां आ जाता। तो अब यही थीटा एंगल कहां से कहां तक घूमता, यहां से यहां तक, यानी थीटा कितना हो जाता है 90। तो E ऊपर वाले फॉर्मूले से इसी में रखें, ये वाली वैल्यू कहां रखनी है, इन दिस इक्वेशन। तो क्या मिलेगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के cos 90 0 होता है, तो 1 रह गया, 1 का वर्गमूल 1 रह गया, तो केवल P रह गया, तो क्या रह गया, P अपॉन आर क्यूब। तो अब उम्मीद है कि आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुके होंगे कि इस फॉर्मूले से हम किसी भी पॉइंट पर, जनरल पॉइंट है उस पर भी, अच्छी स्थिति में भी, निरक्षीय स्थिति में भी, तो स्पेस का कोई सा ऐसा पॉइंट नहीं बचा कि जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस इक्वेशन से न निकाल सकें। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, यानी हम अब कैलकुलेट करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसमें रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो हमने पीछे पढ़ाया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र किससे प्रदर्शित किया जाता है, समांतर रेखाओं से, जो कि एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं। बल रेखाओं वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि जब बल रेखाएं पैरेलल होंगी, इक्विडिस्टेंट होंगी, बराबर दूरी पर होंगी, तो वो एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, और जिसकी तीव्रता है E, और इधर से इधर की ओर ये अप्लाई हो रहा है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ है, जैसे ये रखा है, ये वैद्युत क्षेत्र जो है E, इसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा है, दिस वन, जिसकी लेंथ कितनी है 2L, ये डिस्टेंस 2L है इसकी। ये चार्ज कितना है -Q, और ये चार्ज है +Q। तो देखें ये द्विध्रुव जब इस वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इन दोनों आवेशों पर ये वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, जिसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा था कि Q आवेश पर जो बल लगता है वो कितना होता है, F बराबर QE। तो इस आवेश का मान Q है, क्षेत्र की तीव्रता E है, और ऊपर लिख देता हूं मैं
तो इस पर जो बल लगेगा उसका मान, ये धनावेश है तो धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसको मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ जिससे दिशा बनाने में दिक्कत न हो। ये दिशा बनानी पड़ेगी, क्षेत्र की दिशा में इस पर बल लगेगा। कितना बल लगेगा? ये QE क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे कि जब धनावेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र में वो क्षेत्र की दिशा में ही बल का अनुभव करेगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। और ऋणावेश क्षेत्र के विपरीत दिशा में रहेगा, उसके समांतर ही, लेकिन विपरीत दिशा में उस पर बल लगेगा। अब इस पर जो बल लगेगा विपरीत दिशा में लगेगा, लेकिन इसका आवेश भी Q है, तीव्रता क्षेत्र की E है, तो इस पर भी इतना ही बल लगेगा, लेकिन लगेगा इसके समांतर, लेकिन विपरीत दिशा में। तो इस पर बल कितना लगा? QE। ओके, अब मैं वेक्टर नहीं लगा रहा। जब QE लिखा है तो ये माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि E उधर है, बल इधर लग रहा है। तो हम केवल उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं है। इस पर लगने वाला बल QE इस दिशा में और इस पर लगने वाला बल QE इस दिशा में। तो अब देखिए 10th में पढ़ा था कि बल युग्म क्या होता है। जब किसी पिंड पर बल युग्म, समझ लें पहले, जब किसी पिंड पर दो समान बल कार्य करते हैं, लेकिन उन बलों की, और वो बल कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, और उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होनी चाहिए। जैसे एक वस्तु ये है, 10 न्यूटन का बल मैंने इधर लगा दिया, 10 न्यूटन का इधर लगा दिया, तो ये बल युग्म नहीं बना, क्योंकि जब मैंने बल ये इधर लगाया तो इसकी क्रिया रेखा यही होगी, और इधर बल लगाया 10 न्यूटन का तो उसकी भी क्रिया रेखा इसी लाइन पे आ रही है। तो क्रिया रेखाएं अलग अलग नहीं हुई, क्रिया रेखाएं अलग अलग हुई। तो जब दो समान बल किसी पिंड पर इस प्रकार आरोपित होते हैं कि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हों और दोनों बल समांतर हों, तो वो क्या बनाते हैं? बल युग्म। तो देखें, इसकी क्रिया रेखा यहाँ आएगी, जैसे इसकी बल की मैं क्रिया रेखा बनाऊं तो ये आएगी, इस बल की क्रिया रेखा बनाऊं तो ये आएगी, अलग अलग हो गई, बल बराबर हो गए, समांतर भी हो गए, तो ये क्या बन गया? बल युग्म। और उस बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है? ये भी 10th में पढ़ा है, बल युग्म का आघूर्ण। भाई 10th में पहुंचिए जरा, आपने पढ़ा होगा ये बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, ध्यान करिए, रिवाइंड करिए उसको। तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है, एक बल लेते हैं और दोनों बलों के बीच की, जो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ले लेते हैं। ये परपेंडिकुलर को लिखने का तरीका है, लंबवत का। तो ये होता है। तो यहाँ पर बल कितना हुआ, अब देखते हैं बल कितना है। कोई सा एक बल लेते हैं, जो क्योंकि दोनों बल बराबर हैं, तो QE ये हो गया बल, और लंबवत दूरी कितनी हो गई? दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, देखें क्रिया रेखाओं की, ये क्रिया रेखा ये और इसकी क्रिया रेखा ये, इनके बीच की लंबवत दूरी निकालनी है, तो यहाँ से लंब गिरा दिया। ये कोण मैंने मान लिया थीटा, मान लो ये द्विध्रुव इस क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित था। तो अब देखें ये दूरी हुई, और मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ A, और इस पॉइंट को मान लेता हूँ B, और इस पॉइंट को मान लेता हूँ O। तो देखिए, तो हमारी जो लंबवत दूरी हुई वो OB हुई। क्या हुई? OB। अब OB हमें निकालनी है, तो त्रिकोणमिति लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें साइन थीटा बराबर, इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया OB, और देखिए कर्ण हुआ AB, तो OB बराबर AB साइन थीटा, और AB हमारे पास कितना है? 12। देखिए ये 12 है, A से लेके B तक की डिस्टेंस, तो ये हो गई 2L साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो टाउ बराबर आ गया QE इंटू 2L साइन थीटा, और Q और 2L को एक साथ लिख लेते हैं, Q इंटू 2L। क्यों लिख रहे हैं? सारा समझ गए होंगे, E साइन थीटा, ये आ गया टाउ। Q इंटू 2L की जगह क्या लिख सकते हैं? P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, ये PE साइन थीटा। तो इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बल युग्म का आघूर्ण उस पर आरोपित हो रहा है, कार्यरत हो रहा है।
ये अदिश रूप है इसका। एक बात ध्यान रखने की है कि जो बल आघूर्ण है, जो बल युग्म का आघूर्ण है, वो एक कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इन वेक्टर फॉर्म टाउ इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, क्योंकि क्रॉस से यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमें सदिश राशि मिलती है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए क्रॉस बी का जो परिमाण होता है ए बी साइन थीटा होता है, तो ये उसका सदिश रूप है। ये ध्यान रखने की बात है। तो ये बल युग्म का आघूर्ण आ गया। अब यहाँ डिफरेंट एंगल पर बल युग्म का आघूर्ण डिफरेंट आएगा, तो आप केसेस बना सकते हैं अलग अलग भिन्न स्थितियों में कितना द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो जैसे केस फर्स्ट, पहली स्थिति की बात करते हैं। मान लीजिए ये द्विध्रुव आघूर्ण 0 अंश पर होता क्षेत्र से, यानी इस समय ये जो रखा हुआ है द्विध्रुव वो ऐसे रखा होता, तो क्षेत्र और उसके पी के बीच में कितने का एंगल बन जाता, 0। यानी जब यहाँ पर लिख लेंगे, जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर स्थित है, तो थीटा बराबर 0, यहाँ 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ आ गया 0। क्लियर। इसको भाषा में लिख लेंगे कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर स्थित होता है तो उस पर बल युग्म, उस पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण 0 होता है, यानी उस पर कोई भी बल युग्म कार्य नहीं करता है। ऐसी केस सेकंड देखें। केस सेकंड में थीटा 180 ले लेते हैं, तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, यानी अब अभी ऐसे रखा था, अब भी ऐसे ही रखा, लेकिन ऐसे, अब प्लस की उधर माइनस की उधर, अब ऐसे कर दिया। ओके। प्रति समांतर एंटी पैरेलल, तो थीटा कितना हो गया 180, तब भी टाउ कितना आएगा 0 आएगा। अब अगर हम उसको केस थर्ड की बात करते हैं, अब रख देते हैं 90 डिग्री पर, तो यानी अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव था अब ऐसे रख दिया, तो ये थीटा कितना हो गया 90 अंश। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए ये पीई रह जाएगा। इसलिए ये जो टाउ है वो कैसा होगा, मैक्सिमम, सबसे अधिक। तो अधिकतम लगने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण है वो टाउ मैक्सिमम होता है पीई। तो ये हुआ आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और तब तक आप घर पर पढ़ते रहेंगे, उम्मीद है, जिससे कि आप कंटिन्यूअस उसको समझते चलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।